गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा प्रकरण चल रहा था, पिछली कक्षा में हमने समास के बारे में बतलाया था आपको, और समास में चल रहा था हमारा बेबाब समास पढ़ाया, तत्पुरुष के भेद चल रहे थे और तत्पुरुष के भेदों में हमने अपादान तत्पुरुष तक पढ़ा था। उसके बाद तत्पुरुष के अपादान तत्पुरुष के बाद आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे आज। मैंने आपको परिभाषा तत्पुरुष समास की परिभाषा बताई थी कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारकों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के बाद हमने तत्पुरुष का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण में क्या करते हैं, कर्ता कारक को छोड़ देते हैं और संबोधन कारक को छोड़ देते हैं। बाकी हम सभी कारकों के साथ विग्रह करते हैं, उनके परसर्ग चिन्हों का प्रयोग करते हुए उनका विग्रह करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में यहाँ तक पढ़ा था, पिछले चैप्टर में तत्पुरुष समास तक पढ़ा। तत्पुरुष समास में भी अपादान तत्पुरुष तक पढ़ा। अपादान तत्पुरुष के बाद आता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास को अब देखते हैं हम। समास विग्रह। ये हमारे तत्पुरुष समास के कुछ संबंध तत्पुरुष समास के ये हमारे कुछ उदाहरण हैं। अब जब हम इनका प्रयोग संबंध तत्पुरुष समास में करते हैं तो संबंध कारक के परसर्ग चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम इनका विग्रह करेंगे। अब विग्रह करेंगे तो संबंध तत्पुरुष के जो परसर्ग चिन्ह होते हैं वो तो होते हैं का, के, की। तो देखिए राष्ट्रपति का हो जाएगा राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति। राम का चरित्र, मंत्री की परिषद, राजा की माता। ये संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है और ये संबंध तत्पुरुष समास होता है। अब समास का नाम लिख देंगे तो संबंध तत्पुरुष कर देंगे इधर। इसमें भी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, इसमें भी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, इसमें भी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा और इसमें भी संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये हमारा संबंध तत्पुरुष समास होता है। संबंध तत्पुरुष समास में होता है उत्तर पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद ये हो जाएगा, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, तो इसमें पति उत्तर पद प्रधान होगा। इसमें चरित उत्तर पद है, तो इसमें चरित क्या होगा, प्रधान होगा। परिषद, जल, माता, ये इसमें पद प्रधान रहेंगे। ये आपका तत्पुरुष समास संबंध तत्पुरुष समास हुआ। इसके बाद आता है आपका क्या आएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक के परसर्ग चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम उनको यहाँ पर उनका विग्रह करते हैं। वनवास, स्वर्गवास, आप बीती,
नरोत्तम, कवि पुंगम, मुनि श्रेष्ठ। अब जब हम इनका विग्रह करेंगे, इनका विग्रह करते समय हमें अधिकरण कारक के परसर्ग चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम इनका प्रयोग वो विग्रह करते हैं। स्वर्ग का जैसे वनवास है तो हो जाएगा वन में वास, स्वर्ग में वास, आप पर बीती, नरों में उत्तम, कवि पुंगम, कवियों में श्रेष्ठ या कवियों में पुंगम, और मुनि श्रेष्ठ में होगा मुनियों में श्रेष्ठ। और इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ऐसे बहुत हैं। अब हमें आना चाहिए, मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास में हमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए उनका विग्रह करते हैं। उनका विग्रह करने के लिए हमें कारक चिन्हों की आवश्यकता होती है और हमें कारकों का ज्ञान होना जरूरी है। ये आपका अधिकरण तत्पुरुष हुआ। वन में वास, स्वर्ग में वास, आप पर बीती, नरों में उत्तम, कवियों में पुंगम। पुंगम यानी होता है श्रेष्ठ, और मुनि श्रेष्ठ का होगा मुनियों में श्रेष्ठ। ये हमारा तत्पुरुष समास हुआ। तत्पुरुष समास के भेद हुए। भेदों में आपको बताया, मैं परिभाषा में हमने लिखा कि कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके सभी कारकों का तत्पुरुष समास में लोप होता है। तो हमने कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ दिया। उसके बाद तत्पुरुष समास के 6 भेद हुए। वे 6 भेद आपके साथ अब हमने पढ़े। अब आता है अगले समास की तरफ चलते हैं। अगला समास है हमारा द्वंद्व। द्वंद्व समास क्या होता है? देखिए, समासों में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। अब समास में कोई समास का पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है। अब द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास हमारा उभय पद प्रधान समास है। कैसा है? उभय पद प्रधान समास है। उभय का मतलब होता है दोनों पद, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए साहब, जैसे समास के
ये हमारा साहब द्वंद्व समास की परिभाषा है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और या आदि शब्दों का लोप होता है, अधिकांश शब्द विलोम होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये हमारे द्वंद्व समास की परिभाषा है। द्वंद्व समास में क्या होता है साहब, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद तो प्रधान होंगे और अधिकांश शब्द विलोम शब्द से प्रतीत होते हैं। विग्रह करते समय विग्रह के बाद जो मूल पद होता है उसमें और या आदि शब्दों का लोप हो जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा एक बार फिर देखिए साहब, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और या आदि शब्दों का लोप होता है, अधिकांश शब्द विलोम होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के उदाहरण देखिए। द्वंद्व समास के माता पिता, सीताराम, राधा कृष्ण, सुख दुख, दिन रात, बैलगाड़ी, फल फूल, बहू बेटी, ये हमारे विलोम शब्दों द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और द्वंद्व समास के उदाहरणों का जब हम विग्रह करेंगे तो देखिए साहब, माता परिभाषा में क्या लिखा आपने, और या आदि, तो देखिए माता और पिता, माता और पिता, सीता और राम, राधा और कृष्ण, सुख या दुख, दिन या रात, बैलगाड़ी आदि, फल फूल, बहू बेटी आदि, फल फूल आदि, बहू बेटी आदि, ये हमारा द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व समास के अंतर्गत हमने परिभाषा की तो लिखा था दोनों पद प्रधान होते हैं, ये पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद हो गया। दोनों पद हैं प्रधान हैं, सीता और राम है, अर्थात ये दोनों पद अपूर्ण होते हैं एक पद के बाद। तो दोनों पद क्या हुए, प्रधान हुए, माता और पिता, सीता और राम, राधा और कृष्ण, सुख या दुख, दिन या रात, बैलगाड़ी आदि, फल फूल आदि, बहू बेटी आदि। ये हमारा द्वंद्व समास होता है। आई बात समझ में? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और या आदि शब्दों का लोप हो जाता है और अधिकांश शब्द विलोम शब्द होते हैं, वे क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान हुए, माता और पिता, ये दो पद हुए, ये पूर्व पद हुआ और ये उत्तर पद हुआ, ये दोनों पद प्रधान हैं, ये हमारा द्वंद्व समास है। अब आता है साहब हमारा कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास में कर्मधारय समास कहते हैं जिस समास का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है या उपमान और उपमेय का मेल होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब कर्मधारय समास के लिए हमें विशेषण और विशेषण चाहिए। पहली बात, पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा। दूसरा पद क्या होगा? विशेष होगा या उपमान और उपमेय होंगे। आए बस साहब, अब विशेषण किसे कहते हैं? पहली बात हमें विशेषण आना चाहिए। अब विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद क्या कहलाते हैं? शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष क्या होता है? विशेष होता है जो शब्द जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है, अर्थात विशेषण जिसकी विशेषता बतलाएगा वह क्या कहलाएगा? विशेष कहलाएगा। या आप यूँ कहें कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष, और जो विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। उपमान उपमेय जैसे पक्षी सुंदर है, वह क्या पक्षी है? पक्षी सुंदर है, तो पक्षी क्या है? पक्षी एक संज्ञा, सर्वनाम एक संज्ञा है, और सुंदर सुंदर विशेषण है। अब मैंने आपको परिभाषा बताई थी तो बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब ये क्या हो गया? सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदर पक्षी की विशेषता बता रहा है। तो पक्षी की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर बता रहा है। तो सुंदर क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा विशेषण। और सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? वो पक्षी की विशेषता बतला रहा है। और जब पक्षी की विशेषता बतला रहा है सुंदर, तो पक्षी क्या हो जाएगा? ये विशेष हो जाएगा। आई बात सब समझ में? जिस वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। तो ये तो क्या हो गया? विशेष हो गया। भाई पक्षी की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर है, तो सुंदर तो हो जाएगा विशेषण, और विशेषण ये क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा विशेष। ये विशेषण और विशेष होते हैं। उसी प्रकार उपमान और उपमेय आता है। क्या आता है? उपमान और उपमेय। अब उपमान और उपमेय क्या होते हैं साहब? उपमान होता है जिस प्रसिद्ध वस्तु से किसी सामान्य वस्तु की तुलना की जाती है। प्रसिद्ध वस्तु से किसी सामान्य वस्तु की तुलना की जाती है, वो क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। इनको केवल हमें ध्यान रखने की बात है, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उपमान क्या है? उपमान है वे जिस प्रसिद्ध वस्तु से सामान्य वस्तु की तुलना की जाती है, या जिससे तुलना की जाती है वो तो उपमान होगा, और जिसकी तुलना की जाएगी वो क्या होगा? उपमेय होगा। जिसकी तुलना की जाएगी उपमेय, और जिससे तुलना की जाएगी वो क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। जैसे आया चंद्रमुख। अगर हम चंद्रमुख को देखें तो मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि जिस विशिष्ट वस्तु से किसी सामान्य वस्तु की तुलना की जाती है, या प्रसिद्ध वस्तु, विशिष्ट वस्तु कोई भी हो सकती है, प्रसिद्ध भी हो सकती है और विशिष्ट भी हो सकती है। जब उसकी तुलना की जाती है, किसी सामान्य वस्तु की तुलना की जाती है, तो वो उपमान होता है। और किसी विशेष वस्तु से किसी साधारण वस्तु की तुलना की जाएगी तो वो क्या होगा? किसी साधारण वस्तु की विशेष वस्तु से तुलना की जाएगी तो क्या होगा? उपमेय होगा। या इतना याद नहीं रहे तो इतना तो हम ध्यान रख सकते हैं कि जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा, और जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान होगा। अब आप देख रहे हैं चंद्र है, चंद्र एक विशेष वस्तु तो है, चंद्रमा है, विशिष्ट है। अब चंद्रमा के समान क्या है? मुख है। तो चंद्रमा की तुलना, चंद्र से तुलना किसकी की गई है? मुख की गई है। तो यहाँ मुख क्या हुआ? मुख तो हो गया उपमेय, और चंद्र क्या हो गया? उपमान।
ये कर्मधारय समास में हमें आने चाहिए। अब एक बार फिर देखिए साहब, विशेषण, विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब विशेषण कहलाते हैं। वैसे विशेषण का टॉपिक हमारे सिलेबस में है, हम आगे पढ़ेंगे। और विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। और जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। यहाँ पर ऐसे इसी तरह उपमान और उपमेय में, उपमान में क्या होता है? किसी विशेष वस्तु से, किसी विशिष्ट वस्तु से सामान्य वस्तु की तुलना की जाती है। और या आपको मैंने बताया, इतना याद रख लेना, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। अब हम कर्मधारय समास देखते हैं साहब। कर्मधारय समास में देखिए साहब परिभाषा, परिभाषा कर्मधारय समास की परिभाषा है, जिस समास का पूर्व पद विशेषण होता है, अर्थात जिस समास का पहला पद तो क्या होगा? विशेषण होगा, और दूसरा पद विशेष होता है, या उपमान और उपमेय का मेल होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आई बात समझो साहब? मैंने आपको अभी विशेषण और विशेष बतलाए, उपमान और उपमेय बतलाए, उन्हीं का यहाँ पर मेल होगा और वो क्या कहलाते हैं? वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे समास का पूर्व पद, पूर्व पद पहला पद, पूर्व पद का मतलब पहला पद होता है, क्या होगा? वो विशेषण होगा। और उत्तर पद या द्वितीय पद क्या होगा? विशेष होता है, या उपमान उपमेय का मेल होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये कर्मधारय समास की परिभाषा हुई, और आगे हम उदाहरणों के माध्यम से समझें। देखिए सब, नील कमल महात्मा सज्जन नीलांबर चरण कमल रक्तांबुज मृगनयनी
कनक लता, पीतांबर, ये से उदाहरण है साहब। देखिए अब करते हैं विग्रह। नीला है जो कमल। अब यहां मैंने आपको परिभाषा में जब हमने पढ़ी तो परिभाषा में बताया था कि जिस समास का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है या उपमान उपमेय का मेल होता है। देखिए कमल की विशेषता बता रहा है क्या, नीला। तो नीला तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा क्या, नीला हो जाएगा विशेषण और कमल हो जाएगा विशेष। तो यहाँ परिभाषा के हिसाब से हुआ, परिभाषा के हिसाब से हमारा कर्मधारय समास। महात्मा का देखिए, महान है जो आत्मा, सत्य है जो जन, नीला है जो अंबर, कमल के समान चरण, रक्तांबुज का बन जाएगा रक्त, इसका मतलब होता है लाल। है जो अंबुज, अंबुजान होता है कमल, मृग के समान, मृग के समान नेत्र या मृग के समान नेत्रों वाली, कनक के समान लता, पीत है जो अंबर, ये उदाहरण है साहब कर्मधारय समास के। अब कर्मधारय समास में हमने पढ़ा कि विशेषण विशेष और उपमान उपमेय होना अति आवश्यक है। अब देखिए कमल विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। महान क्या हो गया, विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। ये क्या हो गया, उपमान हो गया, ये उपमेय हो गया। ये उपमान और ये उपमेय। मैंने आपको बताया था जब परिभाषा की थी या तो विशेषण विशेष होंगे, तो ये विशेषण हो गया पूर्व पद और ये विशेष हो गया। जब हमने कर्मधारय समास की परिभाषा की थी को क्या कहा था कि पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष या उपमान उपमेय का मेल। ये मैंने आपको कर्मधारय समास में बताया था कि जिस समास का पूर्व पद विशेषण होगा तो पहला पद विशेषण हो गया, द्वितीय पद क्या होगा, उत्तर पद विशेष होगा तो ये विशेष हो गया। या उपमान उपमेय का मेल होता है, कमल उपमान हो गया, चरण उपमेय हो गया, रक्त है, ये कमल की विशेषता रक्त बना रहा है। मृग के नेत्र क्या हो गए, उपमान हो गए। कनक के समान, कनक होता है सोना, लता बताई गई है तो ये उपमेय हो गया, ये उपमान हो गया। ये हमारा कर्मधारय समास होता है।